महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर कोणार्क राव जी को सादर प्रणामी, और देश भर से जुड़े आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमन बुधाए। एक्चुअली डॉक्टर साहब नीतू पारस नाम से जो आईडी शो रही है वो मेरी जीवन संगिनी की है, बेटी का नाम प्रज्ञा है। आप संभवत है कई बार वो मिसअंडरस्टैंडिंग में, तो मैं सोचा सूट कर जी। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने जिक्र कर ही दिया होगा, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो ये है कि महाबोधि विहार का जन जन से जुड़ाव कैसे हो, और उस जुड़ाव को सुनिश्चित करने में हम सबकी भूमिका क्या हो सकती है, हम किस तरह से इस बात को, इस विचार को गति दे सकते हैं। इस विषय पर तो दर्जनों बार बातचीत हो चुकी है कि महाबोधि विहार का महत्व क्या है बौद्धों के लिए, पूरी दुनिया की जो वैश्विक धरोहरें हैं उसमें महाबोधि विहार का क्या महत्व है। और बहुत संक्षेप में, निष्कर्ष रूप में बस वन लाइनर बात यह है कि जिस स्थान पर राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई वो सम्यक संबुद्ध बने, और जिस जगह पर बैठकर उन्होंने पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए जिस महान धम्म का आविष्कार किया, उस ऐतिहासिक स्थान का महत्व बौद्धों के लिए तो सदियों से रहा ही है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी निश्चित रूप से वो अद्भुत स्थान रहा है। सम्राट अशोक की बात करें हम, या फिर परवर्ती और बहुत सारे लोग हुए होंगे, पहल शासक भी, भिक्षु भिक्षुणियां भी, और बहुत से त्यागशील उपासक उपासिकाएं भी, उनके सामूहिक प्रयासों ने सदियों से इस विरासत को बचाने में, इसके संरक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। और आज हम यदि 2025 में जब बात कर रहे हैं तब भी आंदोलन चल रहा है, और महाबोधि विहार की मुक्ति की जब हम बात करते हैं, इसके प्रयासों की बात करते हैं, तो मन ही मन निराशा भी होती है कि इंग्लैंड में पैदा हुआ कोई व्यक्ति आकर यहाँ उत्खनन करता है और पूरी दुनिया को बताता है कि ये वही जगह है जहां महाकारुणिक बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई। एक व्यक्ति जो अमेरिका में, इंग्लैंड में रहता है, एडविन अर्नोल्ड नाम से, वो पैराग्राफ लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है इस बारे में कि किस तरह से महाबोधि विहार जो है वो उपेक्षा का शिकार है, उस पर विरोधी व्यवस्था के लोगों ने कब्जा कर लिया है। फिर एक और विदेशी व्यक्ति जो श्रीलंका में है, ईसाई समुदाय से हैं, वो जब उस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो इतने उद्वेलित होते हैं, इतने आंदोलित होते हैं कि भारत चले आते हैं, इस ऐतिहासिक धरोहर जिन्हें अनागारिक धम्मपाल के नाम से जानते हैं। लेकिन हम लोग जो सदियों से इस महान विरासत के वारिस रहे, हम लोग जिनके पुरखे इस विरासत से जुड़े रहे, हम सब लोग सदियों से इस विरासत की उपेक्षा करते रहे। ये ठीक समय पर हमारे दौर में घटना घटित हो रही है जब हम देख रहे हैं कि 12 फरवरी से देश भर के बहुत से भिक्षु भिक्षुणियां और प्रबुद्ध लोग जो हैं महाबोधि विहार की मुक्ति के आंदोलन में शरीक हैं, उसे गति दे रहे हैं। और 12 फरवरी को जो आंदोलन शुरू हुआ, निश्चित रूप से थोड़े समय बाद उसका स्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता चला गया, और निश्चित रूप से आप सबकी भी उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता रही है। और हम धम्मभूमि को जब देखते हैं तब भी ये बात समझ में आती है। आज मैं काउंट नहीं कर पाया, मैं देखने वाला था कि 12 फरवरी के बाद से बीआरसी की टीम ने महाबोधि विहार के मुद्दे पर कितनी ऑनलाइन गूगल मीट्स की हैं। तो हम लगातार हर सप्ताह 1-2 बार 3 बार इस विषय पर बात करते आ रहे हैं। 18 मार्च के बाद परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर कोणार्क राव जी के कुशल नेतृत्व में धम्मभूमि की पूरी टीम, सारे भिक्षुओं भिक्षुणियों उपासक उपासिकाओं के दल बल के साथ इस आंदोलन में संलग्न है। और धम्मभूमि ने तो यहाँ तक त्याग किया कि हमने हमारी जो संपूर्ण भारतवर्ष धम्मचारिका का आगाज होना था 18 मार्च के बाद, उसको स्थगित किया और अपना मुख पूरी तरह से महाबोधि विहार आंदोलन की तरफ मोड़ लिया। तो ये तमाम चीजें जब हमारे इर्द गिर्द घटित हो रही है, और निश्चित रूप से उत्तरी भारत में, मध्य भारत में इस आंदोलन को, महाबोधि विहार की मुक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में बहुत से लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और धम्मभूमि भी उनमें से एक है निश्चित रूप से। तो इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द जब हम ये देख रहे हैं
कि महाबोधि विहार मुक्ति का आंदोलन तो जन जन का आंदोलन बनता जा रहा है, लेकिन वो जो विरासत है, वो जो धरोहर है महाबोधि विहार की, उससे भी जन जन का जुड़ाव हो। क्योंकि आंदोलन टेम्परेरी होते हैं, हम 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए आंदोलनरत रहेंगे, सफलता मिले कि असफलता मिले ये बात भविष्य के गर्भ में, लेकिन एक निश्चित समय के बाद संभव है कि आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन महाबोधि विहार का अस्तित्व, उसका महत्व, उसकी प्रासंगिकता, वो निश्चित रूप से शाश्वत है, वो सनातन है और वो सदियों तक ऐसी ही रहेगी। तो उस महाबोधि विहार को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके महत्व को, उसकी ऐतिहासिकता को, उससे जन जन का जुड़ाव कैसे हो, आम लोगों का जुड़ाव कैसे हो, इस संदर्भ में कुछ 5 महत्वपूर्ण बातें मैं आप सबसे साझा कर रहा हूं बस। और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जब मैं किसी विषय पर बात रखूं तो बहुत सुस्पष्ट शब्दों में सुनने वाले समझ सके कि क्या कहा गया, काम की बात क्या थी। तो बस 5 बिंदु बता रहा हूं कि हम किस तरह से महाबोधि विहार जैसी महान वैश्विक विरासत को हम लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आम लोगों को उससे जोड़ सकते हैं। और इसी संदर्भ में जब मैं 5 बिंदुओं की बात कर रहा हूं तो पहला जो बिंदु है वो बस इतना है कि सबसे पहले हम सब लोग दिल से इस बात को स्वीकार करें कि महाबोधि विहार हमारी विरासत है, हमारे पुरखों की विरासत है, धम्म की महान परंपरा की विरासत है, महाकारुणिक बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब तक हम खुद इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम खुद इसे बहुत ज्यादा महत्व देना, बहुत निष्ठा और श्रद्धा के साथ देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक दूसरे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो महाबोधि विहार को बहुत सम्मान भरी दृष्टि से देखेंगे। इस बात को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 1956 तक जिन लोगों को अपना विरोधी कहकर, जिनसे जूझते रहे, जिनके खिलाफ संघर्ष करते रहे, वो लोग, और जो बाहर खड़े होकर बाबा साहब के पुतले जला रहे थे, उनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके खिलाफ बातें कर रहे थे, वो तमाम लोग, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी के आने के बाद जब से हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी को एक ढाल बनाकर काम करना शुरू किया, हमने उसके रखवाले बनकर बहुत निष्ठा के साथ बाबा साहब की वैचारिकी, उनके जयंती को मनाना शुरू किया, और साहब ने एक बहुजन वैचारिकी का, बहुजन राजनीति का जो एक विकल्प पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया, उसी का रिजल्ट ये रहा कि आने वाले कुछ दशकों में वो तमाम विरोधी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी एक महापुरुष के रूप में, देश के निर्माता के रूप में जगह देने लगे, अपने पोस्टरों में, अपने बैनरों में, अपने सम्मेलनों में, अपने भाषणों में, अपनी किताबों में। तो वो तमाम लोग जो बाबा साहब की विरोधी रहे दशकों तक, अगर आज वो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो इसका बहुत मोटा कारण ये है कि पहले बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब को वो उच्चतम स्थान दिया, जिसकी वजह से विरोधी मजबूर हुए कि अब बाबा साहब का नाम लिए बिना न तो इस देश में राजनीति चल सकती है, न कोई धार्मिक व्यवस्था चल सकती है। तो निश्चित रूप से आज भी हम देखते हैं कि घनघोर दक्षिणपंथी समुदाय के लोग, उस वैचारिकी के लोग बाबा साहब को एक महान हिंदू समाज सुधारक के रूप में देखते हैं और उसी रूप में उनका प्रचार करते हैं, जबकि हम उन्हें एक बौद्ध धम्म उद्धारक के रूप में, बोधिसत्व के रूप में उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन एक लाइन में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक घर के लोग अपने घर की चीजों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने घर के सदस्यों का सम्मान नहीं करेंगे, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि दूसरे लोग उन्हें सम्मान और निष्ठा की नजर से देखें। तो जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को हमने सम्मान दिया, उनकी वैचारिकी को बहुत निष्ठा के साथ अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया, उनके विचारों के प्रचार प्रसार का काम किया, उनके नाम पे हमने संगठन बनाए हो, उनके नाम पे समितियां बनाए हो, शिक्षण संस्थान बनाए हो, उनके नाम पे तरह तरह के उपक्रम जो भी बहुजन समाज ने स्थापित किए, उन तमाम सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल ये है कि आज देश का प्रधानमंत्री भी जब भी बोलता है, पक्ष हो कि विपक्ष हो, सब लोग 14 अप्रैल को नतमस्तक होते हैं बाबा साहब के सामने। तो इस रूप में जब हम देखते हैं तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने अपनी बात शुरू करते हुए आरंभ में ये बात कही कि विदेशों में पैदा हुए लोग महाबोधि विहार, महाबोधि महाविहार
के महत्व को समझ रहे हैं। कोई उत्खनन का काम कर रहा है, कोई उसके संरक्षण का काम कर रहा है, कोई उस पे आर्टिकल्स लिख रहा है, कोई कविताएं लिख रहा है, कोई उसे बचाने के लिए आ रहा है। हम देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धम्म दीक्षा देने वाले जो भिक्खु चंद्रमणि जी हैं, वो म्यांमार में पैदा हुए और अपनी युवावस्था में जब अनागारी धनपाल उन्हें वहां से लेकर आते हैं, तो वो इस जगह पर आते हैं बोध गया में, और लाठियां तक खा लेते हैं इस विरासत के संरक्षण करने के लिए। तो वो व्यक्ति जो श्रीलंका से आए, जो म्यांमार से आए, वो इसे बचाने के लिए, इसे महत्व देने के लिए। और अब तो हम यहाँ तक देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बहुत बड़े निकाय यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। तो दुनिया के तमाम लोग, दुनिया की तमाम संस्थाएं जब महाकारुणिक बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थान को बहुत उच्चतम स्थान प्रदान करते हुए इसे बहुत निष्ठा और श्रद्धा से देख रहे हैं, तब जो हम जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी है, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, अपने आप को बौद्ध विरासत का वारिस कहते हैं, हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस विरासत को अपना मानना शुरू करें। और श्रद्धेय बनते राव जी तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन इस वजह से सफल नहीं हुआ कि इसके संरक्षण की वकालत करने वाले भारतीय लोग खुद ही अपने आप को आज तक बौद्ध नहीं मान पाए, अपने आप को बौद्ध नहीं बना पाए। तो जब हम एक अच्छे और सच्चे बौद्ध बनकर अपनी इस बौद्ध विरासत पर गर्व करना शुरू करेंगे, इसे दिल से स्वीकार करना शुरू करेंगे, तब निश्चित रूप से ये बात स्थापित होने लगेगी कि एक बौद्धों का समुदाय है जो महाबोधि विहार को बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत निष्ठा के भाव से देखता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में आप देखते हैं एक उदाहरण। बाबा साहब जिस दिन परिचित हुए इस बात से, 1 जनवरी 1818 की उस भीमा कोरेगांव युद्ध से, तो बाबा साहब की नजरों में, उनके मन में अपनी विरासत के प्रति कितना प्रगाढ़ श्रद्धा है, विश्वास है कि वो जाते हैं वहां अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, उन योद्धाओं को सम्मान देने के लिए। तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनते हैं कि जब हम बौद्ध होने की बात करते हैं, बाबा साहब के अनुयायी होने की बात करते हैं और इस बात पर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि हम महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो फिर प्राथमिक बात, सबसे पहली बात ये है कि हम इस बात को दिल से स्वीकार करना शुरू करें कि महाबोधि विहार हमारी विरासत है और हमें इस पर गर्व है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, दूसरे लोगों से ये उम्मीद करते रहें कि वो हमारी बात को सुनेंगे, वो हमारी बात को स्वीकार करेंगे, तो संभवतः ये और मुश्किल होता चला जाएगा। तो पहली बात कि हम अपने मन से, शुद्ध अंतःकरण से इस बात को स्वीकार करें कि महाबोधि विहार हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक स्थान है और वो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत है, हमें इस पर गर्व है और हम इसके लिए प्रयासरत हैं। दूसरी बात, देश भर में जितने भी भिक्खु भिक्खुनियां या धम्म प्रचारक बौद्ध अनुयायी हैं, उन सबका भी ये प्राथमिक काम है कि वो अपनी मौखिक चर्चाओं में इस बात को प्राथमिकता दें कि महाबोधि विहार हमारा है। जब हम माननीय साहब कांशीराम जी की बात करते हैं, उनके कैडर को देखते हैं, तो समझ में आती है कि किस तरह से कम संसाधनों में, जब बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं पास में नहीं है, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, आर्थिक नहीं है, कुछ भी नहीं, उस दौर में भी किस तरह से गांव ढाणियों में, छोटे कस्बों में, शहरों में, महानगरों में माननीय साहब कांशीराम जी और उनके साथ काम करने वाले तमाम लोग केडर के माध्यम से बहुजन राजनीति की बात को जन जन तक पहुंचाते थे। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि जब हम किसी मीटिंग में हैं, किसी सेमिनार में हैं, किसी सम्मेलन में हैं, किसी उत्सव में हैं, किसी पर्व को मनाने की दशा में हैं, उन तमाम जगहों पर हम कम से कम अपने आप को इस रूप पर तैयार करें कि महाबोधि विहार के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में और हमारे लिए इसकी उपयोगिता क्या है, इन तमाम संदर्भों में बहुत ही व्यापक ढंग से हम लोगों के साथ चर्चाएं कर सकें। क्योंकि जब हम मौखिक रूप से कहना शुरू करते हैं, बात निकलते निकलते दूर तक जाती है। तो ये भी बहुत प्राथमिक काम है हम सभी के लिए, क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं कि किस तरह से भिक्खु भिक्खुनियां
न केवल भारत में, पूरे भारत को अपनी धम्म चारिकाओं से, अपनी धम्म देशनाओं से बोधमय कर देते हैं, बल्कि पड़ोसी देशों को भी धम्म की पहुंच वहां तक सुनिश्चित हो जाती है। और ये सारा का सारा प्रभाव, वो विशुद्ध रूप से मौखिक परंपरा, जहां किताबें नहीं हैं, जहां आज की तरह मीडिया के संसाधन नहीं है, उस दौर में भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने बोलने की कला से, अपने भाषण कला से, अपने वक्तव्य कला से धम्म जो है दुनिया भर में प्रचारित प्रसारित हो जाता है। तो हम अगर इस बात को अपनी चर्चाओं के केंद्र में ले आए कि किस तरह से महाबोधि विहार इतिहास में, अतीत में, प्राचीन भारत के समय में बौद्धों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र रहा है, उनकी विरासत रहा है, किस तरह से मध्यकाल में वो तमाम तरह के विरोधाभासी चीजों को सहता रहा है, और उसकी आज दशा क्या है, उसे सहेजने में, उसका संरक्षण करने में, और आने वाली पीढ़ियों को बहुत सुरक्षित ढंग से उसे सुपुर्द करने में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। तो निश्चित रूप से हम इस बात को और बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आज तक हम देखते हैं, अब भी देखते हैं मंचों से, कि बहुत सारे साथी जिस व्यवस्था को हम छोड़ना चाहते हैं उसके दुर्गुणों पर चर्चाएं कर रहे हैं लगातार, उनके देवी देवताओं पर, उनके धर्म ग्रंथों पर इतनी अनावश्यक चर्चाएं जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जिन धर्म ग्रंथों को जलाकर बात खारिज कर चुके सिरे से, अब उसके श्लोकों को कोट करने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। तो अब जरूरत उससे आगे बढ़ने की है, हमें धर्म के ग्रंथों पर चर्चा करने की जरूरत है, धर्म के जो देशनाएं उन पे चर्चा करने की जरूरत है, बौद्धों के जीवन से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक स्थान हैं उन पर चर्चाएं करने की जरूरत है। तो इस बात को निश्चित रूप से अपनी बातचीत के केंद्र में स्थापित करने की जरूरत है कि जहां कहीं भी अवसर मिलता है अपनी बात रखने का, सामाजिक या धार्मिक संदर्भ में, हम बहुत प्राथमिकता के साथ महाबोधि विहार के मुद्दे पर भी बातचीत करें, सामने बैठे हुए लोगों को इस बारे में जानकारियां प्रदान करें, और हो सके तो प्राथमिकता के साथ ऐसे लोगों के संपर्क में रहने का प्रयास करें, उन्हें आमंत्रित करने का प्रयास करें जो इस विषय पर बहुत गहराई से और बहुत तथ्यात्मक ढंग से अपनी बात रख सके। मुझे मैक्सिम गोर्की का एक उपन्यास याद आ रहा है, वर्षों पहले पढ़ा था, उसके पात्रों के नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन रशिया के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए मैक्सिम गोर्की, और उनका एक बहुत ही चर्चित सा उपन्यास है माँ नाम से, मदर। वो 1905 में जब रूस में क्रांति असफल हो गई थी जार के शासन के खिलाफ, तो उसके बाद लिखा गया 1906 या 1907 की पृष्ठभूमि में। और पूरा का पूरा उपन्यास जो है वो इस थीम पर आधारित है कि किसी कारखाने में काम करने वाले कुछ मजदूर हैं जो क्रांति करना चाहते हैं, जो मार्क्सवाद से प्रेरित हैं और चाहते हैं कि सर्वहारा क्रांति हो। लेकिन उस उपन्यास में एक महत्वपूर्ण पात्र जो मुख्य हीरो है, उसकी माँ जो है, उसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए उपन्यास का नाम भी माँ है। तो वो उस माँ के करेक्टर को जब मैं देखता हूँ तो ये बात समझ में आती है कि किस तरह से एक अकेली महिला न केवल उन क्रांतिकारियों को आपस में जोड़ने का काम करती है, लंबी लंबी पैदल यात्राएं करती है, एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने का काम करती है, किस तरह से वो एक माध्यम बन जाती है उस क्रांति का सूत्रपात करने का। तो वो अकेला पात्र भले ही वो काल्पनिक रहा हो और वो उपन्यास है, लेकिन तब भी ये बात सही है कि जब हम बहुत निष्ठा के साथ, बहुत प्रतिबद्धता के साथ किसी बात का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते हैं, किसी बात को फैलाने के लिए निकलते हैं, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आप देखेंगे धम्मभूमि को कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हम बहुत विस्तार से चर्चाएं नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब जहां कहीं भी धम्मभूमि का नाम आता है, स्वतः ये ख्याल दिमाग में आता है कि धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। तो ये टैगलाइन स्थापित करने में उन असंख्य हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का योगदान है जो धम्मभूमि के साथ साथ इस बात को कोट करते रहे हैं और लगातार इस बात पर चर्चा करते रहे कि धम्मभूमि क्या है, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन है। तो ये प्रभाव है उस मौखिक प्रचार प्रसार का। तो जब हम सब लोग बहुत प्रतिबद्धता के साथ इस बात के लिए निकलेंगे कि हमारी चर्चाओं का केंद्र, हमारी बातचीत का केंद्र महाबोधि विहार हो, हम लगातार उस पर बातचीत करें, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम भी बहुत सकारात्मक हमें दिखाई देंगे।
तो दूसरी बात कि हम अपनी चर्चाओं के केंद्र में, अपनी बातचीत के केंद्र में, जहां कहीं भी बात रखने का, करने का अवसर मिले, हम महाबोधि विहार पर लगातार चर्चाएं करें। और एक तरह से ये धम्म का प्रचार ही है। तो सारे के सारे धम्म प्रचारक जो महाकारुणिक के बुद्ध की शिक्षाओं की, उनके विचारों की बात करते हैं, इसके साथ साथ उन्हें एक क्लोज ये भी ऐड कर लेना चाहिए कि हमें महाबोधि विहार पर भी बहुत प्राथमिकता के साथ बात करनी। तीसरी बात कि हमारी भूमिका और क्या हो सकती है। तो जब हम 10 नवंबर को श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में बौद्ध आचार संहिता देश को समर्पित कर रहे थे, तो उसी आचार संहिता में हमने बौद्ध प्रतीकों की भी बात की। तो एक बौद्ध प्रतीक के रूप में क्या महाबोधि विहार की कोई चित्र या फिर कोई स्टेच्यू हमारे घरों में है? कितनी ही बार हम देखते हैं जब बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम होते हैं, कोई प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, या फिर अन्य किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में हम प्रमाण पत्र या प्रशस्ति पत्र बांटते हैं। कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भेंट करते हैं आने वाले मेहमानों को, कभी महाकारुणिक बुद्ध का चित्र भेंट करते हैं, कभी बाबा साहब की छोटी प्रतिमाएं भेंट करते हैं। तो क्या हम इसके साथ साथ इस बात को भी जोड़ सकते हैं कि न केवल अपने घरों में हम माँ बोधि विहार के प्रतीक, चित्र या उसकी प्रतिमा स्थापित करें, बल्कि अपने तमाम सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में इस बौद्ध प्रतीक को भी स्थापित करने का प्रयास करें। अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती से पहले जब श्रद्धेय भंते जी ने हमसे निवेदन किया, आह्वान किया कि इस बार जयंती के कार्यक्रमों में हमें इस विषय पर भी चर्चा करनी है और प्रयास ये भी करना है कि जयंती के कार्यक्रम में माँ बोधि विहार का कोई फ्लेक्स, कोई डमी, कोई चित्र, ऐसा कुछ हो स्टेज के इर्द गिर्द, ताकि सामने बैठे हुए लोग देख सकें। तो दर्जनों फोटो मैंने देखी कि बहुत सारी जगहों पर हमारे प्रबुद्ध उपासक उपासिका साथी जो है वो कहीं पे फ्लेक्स में बहुत बड़े स्थान पर महाबोधि विहार का चित्र लगाए हुए हैं, कहीं पे स्लोगन्स के साथ। और उन्होंने बहुत से रचनात्मक माध्यमों से इस बात को जीवंत तरीके से प्रकट किया कि महाबोधि विहार किस तरह से बौद्ध प्रतीक के रूप में हमारी आस्था का केंद्र है। तो इस बात के लिए भी हमें प्रयास करना है, क्योंकि आप देखिए कि आज से 50 साल पहले क्या हमारे घरों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र थे? क्या आज से 50 साल पहले महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमाएं और चित्र इतनी ही विस्तृत स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर हमारे इर्द गिर्द मौजूद थे? निश्चित रूप से वो नहीं रहे होंगे। तो आज से 20, 30, 50 साल बाद का समय जब आए, तब हम सब के घरों में, हमारी दीवारों पर, हमारे निजी कार्यालयों में, हमारी दुकानों में ये चित्र नजर आने चाहिए, ये प्रतिमाएं नजर आनी चाहिए, ताकि किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि महाबोधि विहार क्या है, उसका बौद्धों के लिए महत्व क्या है। जिस तरह से हमारे घर के बच्चे आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र देखते हुए बड़े हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे घरों के बच्चे आज महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा को नमन करते हुए बड़े हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से महाबोधि विहार का चित्र, उसकी प्रतिमा या उसका किसी भी रूप में प्रतीकात्मक हमारे घर में, हमारे कार्यालय में, हमारी दुकान में मौजूद होना चाहिए। हमारे कार्यक्रमों का वो अभिन्न अंग होना चाहिए और ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि भारत के बौद्ध महाबोधि विहार को अपनी बौद्ध विरासत के रूप में न केवल अपने घरों में सहेजे हुए हैं, बल्कि उसे व्यापक बनाने के लिए, उसे प्रसारित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी मुझे याद आता है कि संभवतः 2-1 साल पहले की बात होगी, श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहु जी का एक बार गंगानगर आगमन हुआ और शायद श्रद्धेय भंते जी बोध गया से आ रहे थे। तो उनकी कार में भंते जी कई बार बताते हैं कि महाबोधि वृक्ष जो है, बोधि वृक्ष जो है वहां पे गया में, उसके पत्ते जब सूख कर गिर जाते हैं तो लोग तैयार रहते हैं, उठाते हैं और बेचते भी हैं उनको। तो वो उस बोधि वृक्ष के पत्ते जो है वो भी बौद्धों के लिए बहुत श्रद्धा और निष्ठा के केंद्र हैं। तो श्रद्धेय भंते जी ने ऐसे ही प्रतीकात्मक रूप से कुछ पत्ते जो हैं उस बोधि वृक्ष के, वो उनके पास थे, जिनके बीच में महाकारुणिक बुद्ध की छोटा सा चित्र भी उकेरा हुआ था। और उन्होंने बहुत स्नेह के साथ मुझे देते हुए कहा कि परस जी आपके लिए बोध गया से उपहार लेकर आए हैं। तो श्रद्धेय भंते जी ने वो 2 बोधि वृक्ष के पत्ते मुझे भेंट किए। अब कुसंयोग से ऐसा हुआ कि जो मुझे मिला था वो तो कहीं गुम हो गया, लेकिन जो दूसरा पत्ता था वो मैंने मेरे एक डॉक्टर मित्र को गिफ्ट कर दिया कि ये श्रद्धेय भंते जी ने आपके लिए भेजा है। और
उन भाई साहब ने वो धम्मभूमि के बहुत ही श्रद्धावान उपासक हैं। एक्यूप्रेशर क्लिनिक है उनका, राजस्थान के गंगानगर जिले में। तो उन्होंने उसे बहुत ही सुंदर से फ्रेम में बढ़ाया और अपने क्लिनिक में लगा दिया। और आज भी जब मैं जाता हूँ देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट उनके पास बैठे होते हैं, और कुछ जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं वो पूछ भी लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये पत्ता किस चीज का है। तो कुल मिलाकर बात है कि वो प्रतीक जिन्हें हम बहुत श्रद्धा के साथ अपने आवास पर स्थान दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी जागृति का माध्यम बनते हैं और इस बात को स्थापित करने का काम करते हैं कि बौद्ध अपनी विरासत के प्रति कितनी सजग है। तो एक तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बौद्ध प्रतीक के रूप में महाबोधि विहार के चित्र को, उसकी प्रतिमा को, और दो और उदाहरण बताऊं। अभी जब 134वीं जयंती के कार्यक्रम हो रहे थे, तो गंगानगर जिले के कुछ कार्यक्रमों में हमने एक प्रयास किया कि अगर बड़ा फ्लेक्स नहीं बनाया जा रहा, या फिर जहां कहीं भी बाबा साहब की जयंती के फ्लेक्स बने, तो एक कॉर्नर में लोगो जो है महाबोधि विहार का लगा दिया जाए, उस परिसर का लगा दिया जाए, ताकि लोग देख सके कि ये इस बार नया क्यों है। जिस तरह से हम अशोक चक्र लगाते हैं, ठीक उसी तरह से एक कॉर्नर में माँ बोधि विहार का लोगो लगा दिया गया। वो बोधि फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ फॉर अम्बेडकर कार्यक्रम की बात हो, या फिर धम्मभूमि राजस्थान के हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय नागसेन जी द्वारा हनुमानगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम हो, हर जगह पर वो लोगो रूप में महाबोधि विहार का सिंबल जो देखने को मिला। तो वो भी इस बात की ओर इशारा करता है कि हम अपनी विरासत के प्रति कितने सजग हैं और हम उसे कितना महत्व दे रहे हैं। तो इस बात को भी बहुत गंभीरता से समझते हुए आचरण में उतारने की जरूरत है कि महाबोधि विहार को एक प्रतीक के रूप में हम बौद्ध अपने घरों का हिस्सा बनाएं, अपने आवास का हिस्सा बनाएं, और जहां जहां भी हमारे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहां भी प्राथमिकता से उसे रखने का काम करें। और अगर हो सके, संभव हो, आयोजक लोग ठीक समझे, तो जिस तरह से हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र भेंट करते हैं आए हुए मेहमानों को, जिस तरह से उनको प्रशस्ति पत्र भेंट करते हैं, उसी तरह से अब महाबोधि विहार के चित्र को भी भेंट करने की परंपरा में स्थापित कर लेनी चाहिए, ताकि ये विचार, इस धरोहर जो प्रतीक रूप में जन जन तक पहुंच सके, और हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आज, जिस विषय पर बात कर सके हैं, वो सार्थक हो सके। चौथा बिंदु कि हमारी भूमिका और किस रूप में हो सकती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सोशल मीडिया निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हथियार है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो पेट्रोल की तरह है, अगर आप किसी व्हीकल के अंदर इसे डालते हैं तो वो आपको दूर तक ले जाने में, आपकी यात्रा को सुगम बनाने में सहायता करता है। लेकिन यही पेट्रोल यदि आप किसी के ऊपर छिड़क कर माचिस से आग लगा देंगे तो किसी व्यक्ति को जलाने का भी काम कर सकता है। तो हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब हम सभी को इंटरनेट का एक्सेस मिला हुआ है और तमाम तरह के माध्यम हमारे पास हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, इन सारे के सारे माध्यमों में हम सब लोग जिस भी दशा में हो, हम आर्टिकल लिख सकें, हम स्लोगन्स लिख सकें, हम कविताएं लिख सकें, हम वीडियो शेयर कर सकें, बना सकें। और अगर खुद लिखने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम धम्म कारवां जैसे पेज से, श्रद्धेय बंते जी के पेज से, जहां से बोध गया आंदोलन की बातें हर दिन लाइव होती है, उनको शेयर करने का काम तो कर ही सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें इस सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि हो सकता है आज ये चीजें हमें लग रहा हो कि इस रूप में नहीं होगी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही हमने कहना शुरू किया है कि मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। और आज आप देख रहे हैं कि इस बात के कितने व्यापक और कितने गहरे प्रभाव पड़ रहे हैं। तो जब हम महाबोधि विहार के बारे में लिखना शुरू करेंगे, उस पर बोलना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से ये बात जन जन तक जाएगी। और सोशल मीडिया निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी टूल है। अब देखिए, अभी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए जब ये लिखना शुरू किया कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, तो किस तरह से हमारे जो विचारशील लोग हैं वो टूट पड़े, और ऐसे हजारों उदाहरण गिनाए जाने लगे कि यहाँ जाति पूछी गई, यहाँ जाति पूछी जाती है, यहाँ जाति पूछी जाती है, और उनका एजेंडा एक तरह से हाशिए पर चला गया पूरा का पूरा। तो सोशल मीडिया की इस ताकत को पहचानिए और इसका भरपूर सदुपयोग करें हम। इस बात के भी नहीं है कि हम एंटरटेनमेंट करने के लिए रील्स देख रहे हैं,
इस बात के लिए नहीं कि हम दिन भर फिल्में देख रहे हैं कि सीरियल्स देख रहे हैं, बल्कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपनी वैचारिकी के प्रचार प्रसार करने के लिए। और बहुत गंभीरता के साथ कहूँ, जब हम बौद्ध होने की बात करते हैं, और फिर मैं आचार संहिता का ही जिक्र कर रहा हूँ। हमने लिखा है एक जगह पर उस पे कि धम्म की प्रामाणिक देशनाएं सुने। तो धम्म के बारे में जहां से जानकारियां मिल सकती है, आप उन्हें सुनने का प्रयास करें, उनको शेयर करने का प्रयास करें। और हम नहीं जानते कि कौन सी बात, कौन सा विचार किस व्यक्ति के जीवन को बदल दे, उसके जीवन में क्रांति कर दे। तो हमारी भी भूमिका है इस रूप में कि हम सोशल मीडिया को एक बहुत ही पॉजिटिव टूल के रूप में इस्तेमाल करते हुए वहां महाबोधि विहार पर लगातार चर्चाएं करें, उससे जुड़ी हुई बातों को शेयर करते रहें, ताकि ये विचार जन जन तक पहुंचे। पांचवी और आखिरी बात, जब तक ये आंदोलन चल रहा है महाबोधि विहार की मुक्ति का, हम सब लोग उसमें बहुत सक्रियता के साथ सहभागी बने। परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशील राहुल जी के आह्वान पर अभी हम पिछले कई दिनों से चर्चा लगातार कर रहे हैं कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन तो लाखों लोग पहुंच ही रहे हैं बोध गया। उससे पहले भी सामनेरी या सामनेरी के रूप में यदि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। तो इस रूप में भी हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए हम बात करें कि देश के किसी बहुत ही सुदूर राज्य के, किसी सुदूर जिले के, एक बहुत ही दूर दराज के गांव से कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन करके धनभूमि के माध्यम से श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में वहां 10 दिन के लिए सामनेर बना और महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बना। अब जब ये व्यक्ति अपने गांव में लौट के जाएगा, जहां दूर दूर तक कोई नहीं जानता था कि महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन क्या है, महाबोधि विहार क्या है, सामनेरी क्या है, लेकिन ये व्यक्ति जब वापिस लौटकर अपने अनुभव साझा करता है, उस विहार से जुड़ी हुई बातें साझा करता है और आंदोलन के बारे में लोगों से चर्चाएं करता है, तो निश्चित रूप से उससे बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचती है। तो न केवल आंदोलन को बल मिलता है, बल्कि वापिस लौटने के बाद जिस जगह से ये व्यक्ति आया था वहां तक भी आंदोलन की बात पहुंचती है। तो इस जब तक ये आंदोलन चल रहा है, हम सब की भूमिका इस रूप में भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम बहुत सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस आंदोलन को बल देने का, गति देने का काम करें। एक काम तो ये है। दूसरा, अगर संभव नहीं हो पा रहा है जाना, तो कम से कम दूसरे लोगों को प्रेरित करें जिन्हें लगता है कि मुझे तो छुट्टी नहीं मिल पा रही है, लेकिन एक व्यक्ति है जो फ्री है, यदि मैं उसका किराया वहन करूं या मैं उसके चीवर की व्यवस्था कर दूं, तो ये सामने बनकर वहां उपस्थित हो सकता है। तो उन साथियों को प्रेरित करने का काम करें। और आर्थिक सहयोग की जरूरत भी निश्चित रूप से रहती है किसी भी आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए। तो उस रूप में भी हम अपना सहयोग सुनिश्चित करें। निश्चित रूप से ये पांचों काम करते हुए हम महाबोधि विहार के आंदोलन को, महाबोधि विहार को एक बौद्ध विरासत के रूप में, एक बौद्ध प्रतीक के रूप में निश्चित रूप से देश के कोने कोने तक पहुंचाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। और तो यही मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ और बहुत मन से साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ उन सभी भिक्षुओं, भिक्षुणियों और प्रबुद्ध साथियों के प्रति जो महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। आज 72 डेज हो गए हैं और कब दिन सप्ताह करते करते हम महीनों तक आ गए हैं और ये आंदोलन अब तक चल रहा है निरंतर। तो उन तमाम प्रबुद्ध लोगों को भी साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और इन बिंदुओं पर काम भी करेंगे। श्रद्धेय भंते जी को सादर वंदनामि। आप सभी को नमो बुद्धाय।